नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अब तक निखिल और अनिका ये दोनों ही यहाँ पर भूमिका को बचाने के लिए भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर अनिका निखिल से कहती है कि मैं भी यहाँ पर नीचे जा रही हूँ, अपनी लोकेशन के बारे में बताते रहना, मैं उसी हिसाब से अपने मूव को डिसाइड करूंगी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है भूमिका को प्रोटेक्ट करना। अनिका की इस बात पर अब निखिल ने कहा, मैडम यहाँ पर सिर्फ भूमिका ही नहीं है, यहाँ पर और भी लड़कियां हैं। ये कहते हुए ही निखिल अब अपनी दूरबीन को साइड में रख देता है। तो वो यहाँ पर निखिल अभी अनिका को कुछ कहने ही वाला था कि तभी अनिका की नज़र जब यहाँ पर शिप पर जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक भूमिका ही नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां थी और जिनमें से एक मोनिशा भी थी। मोनिशा को देखकर अब अनिका कहती है, मोनिशा यहाँ पर। अनिका को इस तरह से हैरानी में देखकर अब यहाँ पर निखिल कहता है, मैम मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है जितनी की लग रही है। मैम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल भूमिका मारवा का ही किडनैप हुआ है, बल्कि कॉलेज से यहाँ पर न जाने कितने ही लड़कियों का, कितने ही फीमेल टीचर्स का यहाँ पर किडनैप हुआ है। ये लोग जरूर कुछ न कुछ तो बड़ा कर रहे हैं और इन्हीं लोगों ने ही फिर भूमिका को भी किडनैप किया है। मैं आपको यही बताना चाहता था कि हम इन्हें हल्के में नहीं ले सकते, हमें पूरी प्लानिंग के साथ ही वहाँ पर उतरना होगा। निखिल की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, हाँ निखिल, बात तो सही है तुम्हारी, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जब यहाँ पर कॉलेज का इतनी सारी फीमेल स्टाफ हैं तो यहाँ पर जरूर और भी कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करें। इस बात पर अब निखिल कहता है, देखिए मैडम, मैं पूरी श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है पहले हम इस शिप के सभी कैमरे के एक्सेस को अब अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि जैसे ही इन कैमरास का एक्सेस हमारे हाथ में आएगा तो हमें आसानी होगी यहाँ पर नीचे उतरने में भी, और हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस शिप पर इन लोगों के पास कितने आदमी हैं जिनके साथ हमें फाइट करनी है और कौन सी पोजीशन पर खड़ा है। और हाँ मैडम, आप यहाँ से डायरेक्ट शिप के ऊपर जंप नहीं कर सकती हैं। ये रिस्की हो सकता है मैडम, क्योंकि ये मैं मानता हूँ आपके लिए भले ही रिस्की ना हो, लेकिन वहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऊपर से ही हेलीकॉप्टर से सीधा ही नीचे जाओगी तो यहाँ पर उन लोगों को शक हो सकता है उनकी नज़र आप पर बन जाए। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ अब तो यहाँ की सिचुएशन देखकर मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है निखिल, मैं लैडर को नीचे करते हुए ही पहले मैं पानी में उतरती हूँ। मैं सीधा ही शिप के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती और पानी के बाद इसके बाद फिर मैं स्विमिंग करते हुए ही मैं उस शिप के अंदर जाऊंगी, किसी ऐसे रास्ते से जहाँ पर कोई भी ना हो। इस बात पर अब निखिल हाँ मैं अपने सिर को हिलाता है और अब निखिल यहाँ पर पीछे से रखी हुई 2 लाइफ जैकेट को अब अपने हाथ में उठाता है और अब उन्हें वो निकाल कर अब वो एक अनिका को दे देता है और एक निखिल अब यहाँ पर खुद पहन लेता है, क्योंकि ये दोनों अभी ही अनिका के प्लान के अनुसार ये अभी यहाँ पर सबसे पहले पानी में कूदने वाले थे, इसलिए यहाँ पर लाइफ जैकेट इनके लिए काम आने वाली थी। तो वहीं अनिका अब निखिल के द्वारा दी गई अपनी जैकेट को अब पहनती है और अब पहनने के बाद वो अपने फ़ोन से एक मैसेज को टाइप करते हुए वो इस मैसेज को सेंड कर देती है। इस मैसेज को सेंड करने के बाद अनिका अपने चॉपर से लैडर को नीचे की तरफ फेंक देती है। तो वहीं अनिका और निखिल ने अब यहाँ पर अपने आई ग्लासेस को भी पहन लिया था, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे ओशन में कूदना इन लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन ये अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर नीचे जाते हैं। सबसे पहले अनिका उस लैडर से नीचे उतरने लगती है, तो वहीं अनिका को के नीचे जाते हुए पीछे निखिल भी अब नीचे उतरने लगता है।
तो इधर कुछ ही देर में वो दोनों ही अब पानी में होते हैं। पानी में उतरते ही अब अनिका ने यहाँ पर अपनी स्विमिंग करना शुरू कर दिया था और अब अनिका स्विम करते हुए ही वो उस शिप के पास पहुँच जाती है। जैसे ही अनिका शिप के पास पहुंचती है तो वो पहले तो यहाँ पर यह स्विमिंग करते हुए ही चारों तरफ से नीचे ही नीचे इस शिप को ऑब्जर्व करती है कि कहीं कहीं यहाँ पर बाहर कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसकी नज़र अनिका पर पड़ गई हो। और पूरी तरह से श्योर होने के बाद अब यहाँ पर वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है तो निखिल भी वहीं पर उसके पीछे पीछे आ रहा था। इधर शिप की स्पीड ज़्यादा थी इसलिए अनिका ने जंप करते हुए ही वो अब जल्दी से उस शिप में इंटर कर जाती है। जब उसे लगा कि जिस तरफ से वो इंटर कर रही है वहाँ पर अभी कोई भी आदमी नहीं है। जैसे ही अनिका भी यहाँ पर इस शिप के ऊपर चढ़ती है तो वो भी यहाँ पर निखिल के लिए भी अब अपना एक हाथ दे देती है। तो वहीं अनिका के हाथ के द्वारा अब निखिल भी तेजी से स्विम करते हुए ही अनिका के हाथ को पकड़ लेता है और अनिका अब निखिल को ऊपर की तरफ खींच लेती है। अब तक वो दोनों ही यहाँ पर अभी शिप के ऊपर चढ़ चुके थे। वो दोनों जैसे अब उस शिप में इंटर करते हैं तो अब अनिका ने निखिल से कहा, हमें ऊपर की तरफ जाना है निखिल। इस बात पर अब निखिल ने कहा, इससे पहले कि हम अंदर जाएं मैडम, हमें इन लोगों के ही आदमी बनना होगा। आप समझ रही हैं ना कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हमें इनमें से किसी 2 आदमियों की ड्रेसेस लेनी होगी और उन्हीं के जैसे हमें इनकी टीम में शामिल होना होगा ताकि हम यहाँ पर सभी को अच्छी तरह से बिना किसी जोखिम के इनसे छुड़वा सकें। अब निखिल की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, ठीक है मैं समझ गई हूँ निखिल, लेकिन उसके लिए फिर हमें इन लोगों की कॉस्ट्यूम चाहिए। और ये कहते हुए अब अनिका की नज़र यहाँ पर स्टाफ रूम की तरफ जाती है। अब स्टाफ रूम को देखकर अब अनिका निखिल की तरफ देखती है और कहती है, निखिल देखो वहाँ पर स्टाफ रूम है, वहाँ पर हमें ज़रूर इन लोगों की कॉस्ट्यूम मिल जाएगी, इसलिए जल्दी आओ इधर। ये कहते हुए ही अनिका उस रूम की तरफ निकल जाती है तो वही निखिल भी अब वहाँ पर खड़ा होकर अब इधर उधर ही देख रहा था कि कोई यहाँ पर आ तो नहीं गया है। तो वहीं अनिका ने अब तक यहाँ पर अब उस स्टाफ रूम के अंदर जाती है तो यहाँ पर अनिका को अब एक बॉक्स में यहाँ पर इन लोगों की कॉस्ट्यूम मिल जाती है। इसलिए अनिका अब जल्दी से उसमें से 2 कॉस्ट्यूम्स को निकालती है। एक कॉस्ट्यूम को अनिका भी यहाँ पर खुद चेंज कर लेती है और अब वो मिरर के सामने खड़ी अनिका ने वहाँ पर रखे नकली बियर्ड को भी लगा लिया था। अनिका ने यहाँ पर पूरी तरह से अपना एक जेंट्स लुक बना लिया था और उसके बाद अब उसने अपने सिर पर अपनी पगड़ी पहनते हुए ही वो जब यहाँ पर खुद को देख रही थी तो अब यहाँ पर अनिका को देखने के बाद कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था कि ये आखिर वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। अपने आप को मिरर में देखने के बाद अब अनिका यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि अब उसके ऊपर कोई भी शक नहीं कर पाएगा और एक बार सब कुछ चेक करने के बाद अब अनिका यहाँ से बाहर निकल कर आ जाती है। अनिका जैसे ही यहाँ पर बाहर निकल कर आती है तो वो देखती है कि अनिका की तरफ तो निखिल ने पीठ की हुई थी, क्योंकि वो दूसरी तरफ देखकर यहाँ पर सभी के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए था कि कहीं आसपास यहाँ पर कोई दुश्मनों का आदमी तो नहीं आ रहा है। तो इधर निखिल को इस तरह से देखकर अब अनिका उसके पीछे से जाकर अब निखिल के कंधे पर अब अपना हाथ रखती है। इधर जैसे ही निखिल को अपने कंधे पर किसी का हाथ का स्पर्श महसूस होता है तो निखिल अब एकदम से ही चौंक जाता है कि कहीं उसे किसी दुश्मन ने तो पीछे से नहीं देख लिया है। इसलिए निखिल अब अपनी आंखों को बंद करने के बाद जब वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है तो भी यहाँ पर अनिका उससे कहती है, टाइम पास करना बंद करो निखिल, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, जल्दी से उस रूम में जाओ और वहां पर जाकर चेंज करके आओ, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर अब निखिल ने कहा, ठीक है मैडम, मैं बस अभी आता हूँ, लेकिन आपने तो सच में कितना अच्छा गेस्चर किया हुआ है, अब तो शायद दुश्मन आपको भी ना पहचान पाए। ये कहते हुए अब निखिल स्टाफ रूम की तरफ जाने लगता है तो वहीं अनिका भी अब निखिल के जाने के बाद अब इधर उधर अपनी नजरों को दौड़ाने लगती है।
जो काम अभी यहाँ पर निखिल कर रहा था, निखिल के जाने के बाद अब सेम यही काम अब अनिका करती है। इधर अनिका अब तक पूरी तरह से समझ चुकी थी कि अनिका का यहाँ आने का मोटिव सिर्फ उतना ही नहीं है जितना कि मुझे लग रहा था, क्योंकि अनिका सिर्फ यहाँ पर ये सोच कर आई थी कि उन लोगों ने भूमिका को किडनैप किया है। अनिका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भूमिका को ही बचाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब अनिका को पता चला कि ये तो वही गिरोह है जो वहाँ पर कॉलेज से उन लड़कियों को किडनैप कर रहा था, जिनमें मोनिशा भी थी। तो जो क्योंकि मोनिशा भी उनकी कैद में है, तो ये ऐसे वैसे लोग नहीं है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। किसी खास मोटिव के लिए ही यहाँ पर इन फीमेल स्टाफ को किडनैप कर रखा गया है। यहाँ अनिका इधर अपनी ही सोच में थी कि तभी वहाँ पर अब तक निखिल भी वहाँ पर आ जाता है, और निखिल जैसे ही वहाँ पर आता है तो अब कहता है सब ठीक है ना मैडम। इस बात पर अब अनिका ने कहा हाँ निखिल, तुम अच्छी तरह से तैयार होकर आए हो। अभी हमें बस इन लोगों के आदमी बनकर ही रहना होगा, इससे पहले कि उन लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाए। इस बात पर अब निखिल ने कहा ओके मैडम, अब हम अंदर चलें। निखिल की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है, और वो दोनों ही अभी यहाँ पर अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो एक तरफ जहाँ पर निखिल और अनिका इन सब को बचाने की कोशिश में अंदर चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस के होटल के 7th फ्लोर पर बने एक रूम में यहाँ पर उस शूटर ने यहाँ पर अपना ट्रिगर दबाया ही था, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी बंदूक को इंस्पेक्टर अब्बास के माथे के ऊपर लगाया हुआ था। उसने इस ट्रिगर को दबाया कि तभी सभी के कानों में एक गन शॉट की आवाज़ आती है। जैसे ही यहाँ पर एक गन शूट की आवाज़ सभी के कानों में आई, तो वो सभी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि सबको यहाँ पर सारे के सारे स्पेशल डिपार्टमेंट के आदमी थे। जब इनके कानों में इस गन की आवाज़ गई, तो उन्हें लगा कि सच में इस आदमी ने यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास के माथे को भीन दिया है, उसके सिर में गोली मार दी है। तो वहाँ पर बाकी के जितने भी शूटर थे वो अब आपस में जब एक दूसरे को देखते हैं, तो वह यहाँ पर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई थी। वो एक दूसरे को इसलिए देखते हैं ताकि वो ये क्रॉस चेक कर सकें कि आखिर ये गोली किसने चलाई, क्योंकि अब उन्हें अपनी आंखों के सामने यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास ऐसे के ऐसे दिखाई दे रहे थे। उन्हें अभी यहाँ पर इस बात का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनके किसी भी आदमी ने इस गोली को नहीं चलाया है। लेकिन अगर उनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई, तो आखिर ये गोली आई कहाँ से। अब यहाँ पर गोली की आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद जब इंस्पेक्टर अब्बास को महसूस होता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो अब वो यहाँ पर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी आंखें खोली, तो जिस शूटर ने इंस्पेक्टर अब्बास के सिर पर अपनी गोली को मारने के लिए तैयार था, वो भी यहाँ पर नीचे गिर जाता है। जैसे ही यहाँ पर ये शूटर अब नीचे गिरता है, तो वहाँ पर अब सभी हैरान हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर अब्बास की नज़र वहाँ पर विंडो के पास जाती है, तो वहाँ पर अब उसे करण गुलेरिया खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा अगर ये यहाँ पर है, तो इसका तो ये मतलब है कि धनंजय पीरामल भी यहीं कहीं आसपास ही होंगे, क्योंकि इतना तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ करण होता है वहाँ धनंजय भी जरूर होता है। इसलिए शायद ये दोनों ही यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर अभी वो सोच ही रहे थे कि तभी उस रूम का दरवाजा अब अचानक से टूटकर नीचे गिर जाता है। उस टूटे हुए दरवाजे की आवाज को सुनकर जब वो सभी उस दिशा में देखते हैं कि आखिर ऐसे दरवाजा तोड़कर यहाँ पर कौन आया है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है, तो उन सभी के सामने ही यहाँ पर दो शख्स खड़े थे। उन दोनों के ही हाथों में यहाँ पर रिवॉल्वर थी। उन दोनों को देखकर वो सभी नकाबपोश सब यहाँ पर शूटर ने उन दोनों की तरफ ही अब यहाँ पर एक साथ अपना निशाना बना दिया था, क्योंकि अब ये शूटर भी पूरी तरह से सावधान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर उनके एक साथी की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी, जो कि यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास को अपना निशाना बनाने वाला था। तो वहीं अब धनंजय और करण गुलेरिया ने भी यहाँ पर एक एक करके अपने रिवॉल्वर से उन सभी को ही निशाना बना दिया था। वो यहाँ पर अंदर आते ही सभी को अब मारने लग जाते हैं कि तभी यहाँ पर एक शूटर ने छठी इंद्री के सिर पर अपनी बंदूक को रखते हुए ही कहता है रुक जाओ वहीं पर।
वरना वरना ये आदमी मारा जाएगा और इसकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। इस बात पर अब यहाँ पर ये सुनकर करण और धनंजय अब यहाँ पर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी वजह से किसी भी बेगुनाह को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। और छठी इंद्री तो यहाँ पर उनके स्पेशल डिपार्टमेंट का ही आदमी था। इसके बाद वो दोनों अभी यहाँ पर कुछ सोचने के बाद आंखों में इशारा करने के बाद अब अपनी रिवॉल्वर को नीचे रखने के लिए झुकते हैं। तो वहीं करण गुलेरिया जैसे ही नीचे झुक रहा था तो करण गुलेरिया अब जल्दी से जंप करते हुए ही वो उस आदमी के सीने पर एक जोर की लात मार देता है, क्योंकि जिस आदमी ने यहाँ पर छठी इंद्री को निशाना बनाया हुआ था वो और उसके बाकी साथी जो बचे हुए थे उन्हें तो अभी यही लग रहा था कि इनकी बातों को मानते हुए ये दोनों के दोनों यहाँ पर अपनी रिवॉल्वर को नीचे रख रहे हैं। लेकिन करण और धनंजय ने तो यहाँ पर आंखों के इशारे से ही यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग एक दूसरे को समझा दी थी। तो जिसे करण गुलेरिया यहाँ पर जैसे ही उस शख्स के ऊपर जंप करते हैं तो वहाँ पर वो शख्स अब सीधा ही वहाँ पर दीवार पर एक विंडो लगी हुई थी। उस विंडो में यहाँ पर गिलास की विंडो थी, जिससे वो शख्स यहाँ पर करण के इस लात से वो सीधा ही टकराते हुए ही नीचे गिर जाता है। इधर उस शख्स के गिरते ही करण गुलेरिया अब जल्दी से अब जब यहाँ पर छठी इंद्री के पास आते हैं तो वो उन लोगों को खोलने लगते हैं, क्योंकि मौके का फायदा उठाकर करण गुलेरिया कम से कम यहाँ पर जितनों को खोल सकते थे उतना खोलने की कोशिश करते हैं। तो वहीं धनंजय पीरामल ने भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये शूटर थे दुश्मनों की तरफ से इन सब के ऊपर अपनी गोलीबारी शुरू कर दी थी, ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर इन सभी को निपटा कर स्पेशल डिपार्टमेंट के जितने ही लोग थे इन सभी को वो बचा सकें। अब तक यहाँ पर धनंजय पीरामल ने अपने काम को पूरी बखूबी कर दिया था कि तभी अब यहाँ पर करण जो कि यहाँ पर इन सभी के हाथों को खोल रहे थे, तो अब धनंजय भी अब करण की हेल्प करने लगते हैं। अब जैसे ही वो इन सब के हाथों को खोल देते हैं तो अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं ये सब कुछ कैसे हो गया। मेरा मतलब है कि आप सभी ऐसे कैसे दुश्मनों के ट्रैप में फंस गए। ये सब कैसे हुआ है, क्या आप हमें बता सकते हैं। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनकर अब अर्जुन सिंह कहते हैं वो क्या है, हम सभी के पास अभी इन सभी बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि हमें अभी के लिए हमें भूमिका को बचाने के लिए जाना होगा। इस समय भूमिका की जान खतरे में है। अर्जुन सिंह की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अर्जुन सिंह ये क्या कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर धनंजय कहते हैं मतलब क्या है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो, कहाँ है भूमिका और उसकी जान को खतरा है, मतलब भूमिका कहाँ गई है। इस बात पर अब अर्जुन सिंह ने कहा हम आपको सारी की सारी बातें बताते हैं। और ये कहते हुए वो यहाँ पर उस वक्त के ख्यालों में चले जाते हैं जब वो सभी भूमिका और निखिल का यहाँ पर इस होटल में आने के बाद वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भूमिका और निखिल को यहीं पर ही बुला लिया था। तो इधर छठी इंद्री ने कहा ये भूमिका मैडम और निखिल कहाँ पर रह गए हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बात कही ही थी कि तभी उस रूम की डोरबेल बजने लगती है। डोरबेल की आवाज को सुनते ही अब यहाँ पर छठी इंद्री कहता है मैं देखता हूँ, शायद भूमिका और निखिल ही आए होंगे। सच में कितना इंतजार करवाने के बाद वो दोनों अब पहुँचे हैं। ये कहते हुए ही जब छठी इंद्री यहाँ पर दरवाजे को खोलते हैं तो सच में उनके सामने भूमिका खड़ी थी। उसे देखकर अब छठी इंद्री ने कहा वो सिर्फ तुम ही यहाँ पर आई हो भूमिका, निखिल कहाँ पर है, निखिल क्या तुम्हारे साथ नहीं आया। छठी इंद्री की इस बात पर अब भूमिका ने कहा नहीं, उसे कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए वो यहाँ से चला गया है, वो बाद में आ जाएगा। और ये कहते हुए भूमिका भी यहाँ पर अंदर आ जाती है। तो वहीं भूमिका के अंदर आने के बाद छठी इंद्री ने यहाँ पर दरवाजे को बंद कर दिया था। वो सभी इस वक्त फाउंडेशन डे की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि उन सब के यहाँ पर आने का मोटिव बस फाउंडेशन डे पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। वो ये सब कर ही रहे थे कि तभी उनके रूम की डोरबेल फिर से बजने लगती है। अब डोरबेल को बजता हुआ सुनकर अब यहाँ पर अर्जुन सिंह ने कहा लगता है कि शायद इंस्पेक्टर विक्रांत आ गए हैं।
क्योंकि उनके बिना तो हमारी ये प्लानिंग अधूरी है। वो भी तो अब हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम का हिस्सा है, मैं देखता हूँ। और ये कहते हुए ही यहाँ पर अर्जुन सिंह जैसे ही दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोलते हैं तो वहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रांत नहीं थे, बल्कि वहाँ पर एक नकाबपोश एक औरत खड़ी थी, जिसकी सिर्फ और सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। इस औरत ने अपने पूरे चेहरे को कवर किया हुआ था। यहाँ पर उस औरत को देखकर अब अर्जुन सिंह ने कहा, आप कौन हैं? लगता है आप गलत रूम में आ गई हैं, क्योंकि यहाँ आपके कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी और रूम में जाकर चेक कीजिए। अब यहाँ पर अर्जुन सिंह ने तो यही सोचा था कि शायद ये कोई औरत है जो किसी और रूम में जाना चाहती होगी, क्योंकि ये सब यहाँ पर होटल में रुके हुए थे। लेकिन अर्जुन सिंह ने ये कहा ही था कि तभी उस औरत ने यहाँ पर एक जोर का पंच अर्जुन सिंह के मुंह पर मारा। जैसे ही अर्जुन सिंह के मुंह पर ये पंच लगा तो वो सीधा ही हवा में जाकर गिर जाते हैं। इधर उन्हें इस तरह से गिरता हुआ देखकर भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास दोनों ही अब अपने अपने रिवॉल्वर को अब अपने हाथ में पकड़कर सीधा ही दरवाजे की तरफ निशाना लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन सिंह के गिरने की आवाज़ को सुनकर ये दोनों ही चौकन्ना हो गए थे कि बाहर जो कुछ भी हुआ है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से परे हैं। और वो कहते हैं, कौन है वहाँ पर? सामने आओ। इधर यहाँ पर उन दोनों ने अभी ये कहा ही था कि तभी उनके सामने बिजली की रफ्तार से भी तेज एक शख्स अब सीधा ही हवा में उड़कर उन दोनों के पास आ जाता है और उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये शख्स यहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ आया था, जिससे भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास दोनों ही उसे पूरी तरह से देख भी नहीं पाए। और इस शख्स ने यहाँ पर आने के बाद सीधा ही एक जोर का पंच अब यहाँ पर इन दोनों को मारते हुए वो इन दोनों को ही ये औरत गिरा देती है। और उसके बाद वो अब अपने हाथों से ताली को बजाते हुए ही कहती है, आ जाओ तुम सभी। अब यहाँ पर उस औरत का इतना कहना ही था कि तभी दरवाजे से होते हुए ही वहाँ पर कुछ और उसी के जैसे नकाबपोश वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्होंने सभी ने अपने चेहरे को कवर किया था। तो वहीं उस औरत ने भी यहाँ पर भूमिका के हाथ को पकड़कर अब वो यहाँ पर उसे खड़ा करती है। तो वहीं भूमिका खुद के हाथ को उस औरत के हाथ से छुड़वाने की कोशिश करती है और साथ के साथ कहती है, कौन हो तुम? छोड़ो मेरे हाथ को। लेकिन यहाँ पर भूमिका की सारी कोशिशें बेकार जाती है। भूमिका यहाँ पर उस औरत की ग्रिप से अपने हाथ को नहीं छुड़वा पाती, क्योंकि इस औरत की ग्रिप इतनी तेज थी कि वो यहाँ पर अपने आप को छुड़वाने में नाकामयाब होती है। और वो औरत अब भूमिका को उस रूम से खींचकर यहाँ से पकड़कर बाहर लेकर जाने लगती है। तो वहीं नकाबपोश लोग जो कि यहाँ पर उन सभी की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर भूमिका को जब यहाँ पर ये औरत खींच कर लेकर जाती है तो स्पेशल डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे वो भूमिका को छुड़ाने के लिए जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो इस औरत ने जितने आदमियों को यहाँ पर बुलाया था वो नकाबपोश लोग अब इन सब को यहाँ पर घेर कर खड़े हो जाते हैं और इनमें से किसी को भी आगे नहीं जाने देते। वो यहाँ पर सभी के ही माथे पर अपनी अपनी रिवॉल्वर अड़ा देते हैं और उसके बाद इन सभी को यहीं पर ही कैद कर लेते हैं। तो वहीं वो औरत भी अभी यहाँ पर भूमिका को बाहर लेकर चली जाती है और वो अब अपने एक आदमी के पास भूमिका को देते हुए ही कहती है, इस ऑफिसर को भी वहाँ पर ले जाओ, इसे भी उन लड़कियों के साथ कैद कर लो। इस बार हमारे एक्सपेरिमेंट का शिकार होगी ये ऑफिसर। अब इस औरत की ये बात सुनते ही वो आदमी अब भूमिका को वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगता है। इधर उन सभी की इन सारी ही बातों को सुनने के बाद और समझने के बाद धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही एक दूसरे को ही हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही हैरानी हो रही थी, खासकर भूमिका को लेकर कि आखिर वो लोग भूमिका को लेकर कहाँ गए होंगे। अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, ये औरत वही तो नहीं है ना जिससे हमने देखा था। करण गुलेरिया की इस बात को सुनते हुए ही यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ करण, होने को तो कुछ भी हो सकता है, शायद ये वही औरत है। और ये कहते हुए ही धनंजय ने कहा, इंस्पेक्टर अब्बास, क्या आपकी टीम में कोई हैकर है या फिर कोई ऐसा है जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो, क्योंकि हमें किसी ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, वो सिर्फ 2 ही लोग हैं। ये सुनते ही अब करण ने कहा, हाँ 2 लोग हैं, एक तो अनीका है और दूसरा निखिल, लेकिन क्या इन दोनों को छोड़कर भी कोई है?
करण गुलेरिया की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास सिर्फ नाम में अपने सिर को हिला देते हैं और यहाँ पर ये देख कर अब करण गुलेरिया अब अपने सिर को पकड़कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम में अनिका और निखिल के अलावा कोई और यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। इधर कुछ देर के बाद अब यहाँ पर करण ने देखा कि धनंजय की नज़र तो वहाँ पर विंडो के बाहर ही थी। उसे देखकर अब यहाँ पर करण के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। करण अब यहाँ पर सीधे सीधे समझ जाते हैं कि आखिर अब धनंजय क्या करना चाहता है, क्योंकि धनंजय यहाँ पर विंडो के पास खड़े होकर अब शायद किसी पक्षी के आने का इंतजार कर रहा है और शायद उन पक्षियों के द्वारा ही वो शायद अपने काम को अंजाम देगा। इसलिए वो अब अपने मन में कहते हैं जहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती वहाँ पर धनंजय का टैलेंट काम आएगा। उम्मीद है कि धनंजय हमें भूमिका की लोकेशन पर पहुंचा दें। कोई तो ऐसा पक्षी होगा जिसने भूमिका को यहाँ से जाते हुए देखा होगा। करण इधर यहाँ पर ये सब सोचकर अपनी ही सोच में थे। वो भूमिका को लेकर काफ़ी परेशान थे कि तभी धनंजय ने कहा, एवरीबडी लेट्स मूव फ्रॉम हियर। इस बात पर अब अर्जुन सिंह ने कहा, लेकिन हमें भूमिका की लोकेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अब आप ही बताइए सर कि हम कहाँ पर जाएं। इस बात पर अब करण गुलेरिया ने कहा, डोंट वरी, हमें बहुत ही जल्द यहाँ से निकलना चाहिए और बहुत ही जल्द हमें भूमिका की लोकेशन भी मिल जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी का रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दुश्मन जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसलिए अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले वो यहाँ पर फिर से आ जाएं। और ये कहते हुए ही वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस के मैनेजमेंट कॉलेज के सामने अब यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में यहाँ पर बूढ़े बाबा बैठे हुए थे और बूढ़े बाबा ने कहा, सुपर बॉस, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे। इस बात पर अब उनके बगल वाली सीट पर बैठी अब एक औरत ने कहा, स्वाति को तो सब कुछ ही पता चल गया है ना। इस बात पर अब बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। मेरे ख्याल से अभी तो वो कुछ ही देर में लंदन पहुँचने ही वाली होंगी। इस बात पर अब उस औरत ने कहा, तुम यहीं पर ही रुको, मैं रानी आलिशा को संभालती हूँ तब तक। रानी साहिबा को अभी मदद की जरूरत है। इस बात पर अब राघव ने कहा, आप तो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं ना, तो उन्हें क्या हो गया है। आप बताइए कि आखिर आलिशा को ये सब क्या हुआ। वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही थी। उन्हें हैंडल करना तो बस मेरी बॉस और शायद उनकी बेटी के ही हाथ में है, क्योंकि जो आज उनकी हालत है उसे देखकर तो मुझे यही लग रहा है बस वो दोनों ही उसे हैंडल कर सकती हैं। बूढ़े बाबा की इस बात को सुनने के बाद अब उस औरत ने कहा, अपनी बॉस पर भरोसा करते हो तो अपनी सुपर बॉस पर भी थोड़ा सा भरोसा करो, क्योंकि ये अभी तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। और ये कहते हुए वो लेडी जिसने यहाँ पर ब्लैक कैट जैसा एक आउटफिट पहना हुआ था अब उसे इस तरह से जाते हुए देखकर अब बूढ़े बाबा अपने मन में कहते हैं, बाप रे बाप, ये बॉस की बॉस तो बहुत ही खतरनाक है। सच में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बॉस से भी खतरनाक कोई हो सकता है। लेकिन इसे देखकर अब तो मुझे और भी हैरानी हो रही है। अब समझ में आ रहा है कि मेरी बॉस इतनी खतरनाक कैसे है। क्या वाकई में लेकिन ये मेरी सुपर बॉस हैं जो मैं सोच रहा हूँ। और ये सोचकर जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर किंग के आदमी अब महेंद्र पीरामल के प्रोटेक्शन में खड़े थे। तो वहीं उस कॉलेज के अंदर अब यहाँ पर सभी राजीव को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक राजीव था कि कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं था। राजीव को तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ ही दिखाई दे रही थी, जो कि उसे बार बार अपनी तरफ बुला रही थी। राजीव तो बस यहाँ पर अपनी माँ को ही देखने में इतना खो गया था कि उसे कुछ होश ही नहीं था कि आखिर वो कहाँ पर खड़ा है और जिसे वो माँ समझ रहा है वो एक छलावा भी हो सकता है। वो यहाँ पर अच्छे और बुरे का कुछ भेद ही नहीं कर पा रहा था कि तभी अब उस औरत के कान में लगे अब एक ईयर पीस में आवाज आती है,
बॉस टारगेट इज फाउंड। क्या हम अब यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर राजीव थोड़ा सा आगे आ गया था और उसके जो आदमी यहाँ पर चारों तरफ खड़े थे उन्होंने ही यहाँ पर ईयरफोन के थ्रू ये पूछा था। इस बात पर अब उस औरत ने धीरे से कहा, हाँ तुम सभी अपना काम शुरू कर दो, फायरिंग शुरू करो। तो वहीं रोहित और रैनी ने तो अब यहाँ पर अपनी आंखों में अब अपने प्लान को डिस्कस कर दिया था कि अब उन दोनों को यहाँ पर पूरी सिचुएशन को संभालना होगा और अब उन्हें क्या करना है। तो इधर एनी अब रोहित को देख रही थी कि तभी रोहित हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं। इधर रोहित की कमांड को सुनते ही एनी अब यहाँ पर पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि एनी को बस रोहित की कमांड की ही जरूरत थी। तो वहीं वो सभी शूटर्स जिन्होंने यहाँ पर राजीव को अपना निशाना बनाया हुआ था उन सभी ने यहाँ पर अपनी उंगलियों को ट्रिगर पर रख लिया था और उन सभी ने यहाँ पर फायरिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि इन शूटर्स की एक भी गोली यहाँ पर राजीव को लगती कि तभी एनी ने यहाँ पर सारी सिचुएशन को संभालते हुए ही अब एनी हवा में जंप करती है और वो यहाँ पर सीधा का सीधा राजीव को ऊपर की तरफ उठा लेती है। एनी ने ये काम यहाँ पर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ही कर दिया था। तो वहीं रोहित ने जब ये सब देखा कि अब राजीव सेफ है तो वो भी यहाँ पर उस फायरिंग का जवाब अब इन सभी को बड़े ही अच्छे से देने लगता है।